ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट में बेसिकली हम लोगों ने न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी देखा। ओके, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स देखे, उसके सक्सेस और उसके ड्रॉबैक्स देखे। फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने हाइजेंस वेव थ्योरी देखा। उसके भी हम लोगों ने पोस्टुलेट्स, फिर बाद में उसके सक्सेस और उसके ड्रॉबैक्स देखे। ठीक है। उसके बाद और दो थियरीज देखी, लेकिन वो थियरी बहुत शॉर्ट में दी हुई है आपके टॉपिक में। ओके, उसमें जो एक थियरी थी वो थी मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ओके, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो लाइट है इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और जो दूसरी थ्योरी है दैट इज मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ओके, यानी जो लाइट है तो हम लोग बोलते हैं इट इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, ओके, स्मॉल एनर्जी बंडल्स, एंड दीज एनर्जी बंडल्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्वांटा। इन टर्म्स ऑफ लाइट वी कॉल इट एज व्हाट, फोटॉन्स। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, सो वी सॉ द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, वेव फ्रंट एंड वेव नॉर्मल। ठीक है। उसमें हमको ये पता चला कि जो लाइट है तो हम लोग जैसे जो लोअर क्लासेस में हम लोगों ने सीखा था कि रेज ऑफ लाइट होती है। ओके, तो रेज ऑफ लाइट बेसिकली क्या होती है, हम लोग बोलते हैं कि जो वेव नॉर्मल्स होते हैं यानी वेव फ्रंट को जो डायरेक्शन दिखाने वाली लाइंस होती है। ओके, वेव फ्रंट कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, ओके, वो जो लाइंस होती है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, वेव नॉर्मल। ठीक है। एक्चुअली वेव नॉर्मल एग्जिस्ट नहीं करती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। एग्जिस्ट क्या करता है, तो लाइट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, वेव फ्रंट, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिकली वेव नॉर्मल्स क्या है, तो वेव नॉर्मल्स हमें डायरेक्शन बताती है कि वेव फ्रंट कौन से डायरेक्शन में आगे प्रोपोगेट होने वाला है। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने ओके हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ वेव प्रोपोगेशन देखा। ओके, उसमें ये कंसेप्ट देखा कि एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट इट विल एक्ट एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। ओके, इट विल एमिट इट्स ओन वेव फ्रंट, यू कैन से। ओके, और ये जो छोटे वेव फ्रंट्स है इनको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है। और ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है दे आर मोर इफेक्टिव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जितने भी सेकेंडरी वेवलेट्स है, ओके, हम लोग बोले कि इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल, ओके, जो नए सेकेंडरी वेवलेट्स बनते हैं, ओके, उसको एक कॉमन टेंजेंशियल सरफेस अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं दैट इज द न्यू पोजिशन ऑफ द वेव फ्रंट। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके, एंड स्नेल्स लॉ, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी क्या, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 म्यू 2 इज नथिंग बट इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है। तो ये दोनों हम लोगों ने क्या किया, हाइजेंस वेव प्रिंसिपल और ज्योमेट्री के हेल्प से हम लोगों ने ये प्रूव किया था। ठीक है। यस। उसके बाद कल हम लोगों ने एक और कंसेप्ट देखा दैट इज व्हाट, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन है क्या एग्जैक्टली वो समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ओके, वी टुक एन एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रिंग। ओके, वो स्ट्रिंग जो है वो एक साइड से क्या है, वी हैव ओके अटैच्ड इट टू अ रिजिड सपोर्ट, और एक साइड से हम लोगों ने उसको फ्री रखा हुआ है। ठीक है। तो जो फ्री साइड है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, या उसको हम लोग जर्क देते हैं। जब हम लोग उसको जर्क देते हैं तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, एंड दैट डिस्टर्बेंस ओके इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, ट्रांसवर्स वेव थ्रू द स्ट्रिंग। ठीक है। अब ये जो स्ट्रिंग है, ओके, तो हम लोग बोलते हैं इट पासिस थ्रू टू पैरेलल स्लिट्स S1 एंड S2। ठीक है। अब ये जो दोनों पैरेलल स्लिट्स है, ओके, वो इस तरह से अरेंज की हुई है, जो स्लिट का गैप है, ओके, यस, या हम लोग बोलेंगे जो स्लिट का लेंथ है, तो वो लेंथ और जो ट्रांसवर्स वेव जो होने वाली है, तो ट्रांसवर्स वेव में जो मीडियम है यानी हमारा जो रोप है, तो उसके पार्टिकल का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रहेगा, ओके, ये आपको दिख रहा है दिस पार्ट। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है, ओके, ये वाला पार्ट, और हम लोग बोलेंगे कि जो स्लिट का जो लेंथ है, ठीक है, वो एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। तो ये इस तरह से अरेंज्ड है कि अगर दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, ठीक है, यस, तो ऐसे केस में जो भी हम लोग बोलेंगे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गए, तो डिस्टर्बेंस क्या हो गए, इजीली पास हो जाएगी उसमें से। ठीक है। अब ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल पोजीशन ऑफ द टू स्लिट्स S1 एंड S2। फिर हम लोगों ने क्या किया, जो ओके लेट अस से दिस इज S1, ओके, एंड दिस इज व्हाट, S2। तो S2 को क्या किया हम लोगों ने 90 डिग्री से क्या किया, रोटेट किया। अब जब S2 को 90 डिग्री से रोटेट किया तो जो डिस्टर्बेंस है वो S1 से तो पास हो गए, लेकिन जब S2 से पास होने की बारी आई तो जो डिस्टर्बेंस है तो उसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ओके, वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का अगर हम लोग लेंथ देखेंगे और वो जो स्लिट का नैरो गैप देखेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। इसलिए वो जो एम्पलीट्यूड है या वो जो डिस्टर्बेंस है वो यहाँ पे ही क्या हो जाता है, डैम्प हो जाता है। और आपको S2 के अदर साइड पे, ओके, आपको यहाँ पे जीरो एम्पलीट्यूड मिलता है या जीरो डिस्टर्बेंस मिलता है। ओके, एक तरह से क्या हो गया, हम लोग बोलते हैं व्हेन S1 इज पैरेलल, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं व्हेन S1 एंड S2 बोथ वर पैरेलल, ओके, तो डिस्टर्बेंसेस दोनों में से पास हो रहे थे। लेकिन जब S2 को हम लोगों ने 90 डिग्री से रोटेट किया तो ऑलमोस्ट यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्या हो गया, पूरी तरह ओके डैम्प हो गया। ओके, अब इसमें ऐसा भी बताया हुआ है कि अगर हम लोग ट्रांसवर्स वेव की जगह पे सपोज अगर लॉन्जिट्यूडिनल वेव पास करते हैं,
तो लॉन्जिट्यूडल वेव किससे पास करते हैं, तो यही सॉलिड रूप से पास करते हैं या सॉलिड स्ट्रिंग से पास करते हैं। ओके, तो अगर हम लोग ये जो लॉन्जिट्यूडनल वेव है, तो लॉन्जिट्यूडनल वेव का एग्जांपल क्या है, साउंड वेव है। और हम लोगों को पता है कि साउंड वेव या लॉन्जिट्यूडनल वेव में क्या होता है, तो जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है, ओके, दे एक्चुअली वाइब्रेट इन द डायरेक्शन पैरेलल टू व्हाट, द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ द वेव्स। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि अगर पैरेलल पोजीशन हो या परपेंडिकुलर पोजीशन हो, दोनों ही केस में से हम लोग बोलेंगे, ओके, क्योंकि स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग तो गैप में से पास होने वाली है। और अगर स्ट्रिंग ऐसी पास हो रही है, लेट अस से स्ट्रिंग इज पासिंग लाइक दिस, तो पार्टिकल्स जो है वो ऐसे ही वाइब्रेट होने वाले हैं। आपको आ रहा है समझ में? ओके, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे पैरेलल पोजीशन हो या परपेंडिकुलर पोजीशन हो, ओके, तो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, तो हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव में सिर्फ पैरेलल पोजीशन में ट्रांसवर्स वेव दोनों स्लिट में से पास हो सकती है। ओके, गिवन दैट ये अरेंजमेंट है। ओके, इन लॉन्जिट्यूडनल वेव हम लोग बोलेंगे वो S1 S2 जब पैरेलल है उसमें से भी पास होगी। ओके, और S1 एंड S2 जब एक दूसरे को 90 डिग्री पे, तभी भी हम लोग बोलेंगे लॉन्जिट्यूडनल वेव उसमें से पास होगी। ठीक है, अब ये हम लोगों ने क्यों सीखा है, तो हम लोगों को जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, लाइट का नेचर क्या करना है, एनालाइज करना है। तो लाइट के केस में हम लोगों ने क्या किया हुआ है, ओके, अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, द एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। ओके, we'll say a beam of light from source S is allowed to pass through a tourmaline crystal. मोस्टली ये जो सोर्स रहेगा ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एंड हम लोग बोलेंगे ये जो सोर्स है तो वो अनपोलराइज सोर्स है। अब अनपोलराइज सोर्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इमेजिन करो, ओके, कि हम लोग बोल रहे हैं कि बेसिकली जो लाइट है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन दिखा दिया है मैंने। ठीक है, और अब मैं जो बात कर रहा हूँ तो मैं अनपोलराइज लाइट के पहले मैं आप लोगों से पोलराइज लाइट का कंसेप्ट पहले डिस्कस कर लेता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो इज कि जो हमारी लाइट है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। और हम लोग बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स होने वाले हैं, ओके, अब हम लोग क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, ओके, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि जो लाइट का एनर्जी है पार्शियली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पार्शियली मैग्नेटिक फील्ड में, ओके, डिवाइड हो जाती है। हम लोग ऐसे बोलते हैं, बेसिकली कुछ ऐसा होता है। ओके, लेट अस से जो ऊपर का जो प्लेन है उसको मैं बोलूंगा दिस इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस वन इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग बोलेंगे यस कि अगर आप ऐसे भी बोल सकते हो, okay, कि ये जो एक्स डायरेक्शन है इसमें लाइट ट्रेवल कर रही है। ओके, वाई डायरेक्शन में क्या रह गया, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स रह गए। और जो प्लेन को, ये जो व्हाइट स्क्रीन है उसको जो परपेंडिकुलर रहेगा तो वो क्या रहेगा, इट विल बी जेड एक्सेस। तो कुछ ऐसे दिखा देता हूँ मैं, समझ में आ रहा है आपको, दिस इज योर एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। तो जेड एक्सिस में क्या फ्लक्चुएट होने वाले हैं, हम लोग बोलेंगे, ओके, विल से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स फ्लक्चुएट होंगे। लेकिन अभी उसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स पे क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तो मैं ये पार्ट जो उसको एरेज कर देता हूँ। ओके, तो ये अभी मैंने वाई डायरेक्शन बताया था। ओके, मैंने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर नहीं बताया। ठीक है, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो लाइट वेव है उसकी फर्स्ट साइकिल स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट साइकिल जब स्टार्ट होगी तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का ऑलमोस्ट वैल्यू क्या रहेगा, जीरो रहेगा। फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वैल्यू बढ़ते जाता है, एक पॉइंट पे वो मैक्सिमम हो जाता है। और फिर से हम लोग क्या बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसका वैल्यू कम होने लगता है, लाइक दिस। ओके, ठीक है, अब अगर ये जितने भी एरोस के टिप है इसको अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो ये मेरे को क्या मिल गया, दिस इज हाफ ऑफ द साइन वेव। ठीक है, यानी यहाँ पे आधी साइकिल खत्म होती है। अब हम लोग क्या बोलेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ओके, तो वो नेगेटिव साइड में क्या होगा उसका, हम लोग बोलेंगे वो वेक्टर इंक्रीज होगा। यानी अब उसका हम लोग बोलेंगे पोलैरिटी चेंज हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है, ओके, तो उसका भी डायरेक्शन रहता है। अब वो डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आके वापस जीरो हो गया। ठीक है, तो जीरो से पॉजिटिव मैक्सिमम, इसको मैं बोल देता हूँ लेटर से ई, एंड पॉजिटिव मैक्सिमम से जीरो, जीरो से नेगेटिव मैक्सिमम, इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज माइनस ई। ओके,
तो बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओके, कि इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स क्या होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं, ठीक है। अब ये एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैं दिखा रहा हूँ, ओके। अब मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। पहली बात तो ये है कि जैसे मैं बोल रहा था कि लाइट का नेचर ट्रांसवर्स होता है, तो हम लोग बोलते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जीरो से मैक्सिमम होता है, ओके, तो जो टाइम इंटरवल रहता है वो t/4 रहता है। फिर जब जीरो से मैक्सिमम और मैक्सिमम से वापस जीरो पे आ गया, ओके, तो जो टोटल टाइम इंटरवल रहेगा वो रहेगा t/2। फिर हम लोग बोलेंगे जीरो से नेगेटिव मैक्सिमम एंड नेगेटिव मैक्सिमम से वापस जब जीरो पे आ जाएगा, ओके, तो ये साइकिल के लिए भी कितना टाइम लगेगा, t/2। सो पहले हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ t/2 तो हम लोग क्या बोलेंगे, दैट विल बी वन कंप्लीट, ओके, पीरियड, और यू कैन से वन कंप्लीट टाइम पीरियड फॉर दिस पीरियोडिक मोशन। क्या आ रहा है समझ में? अच्छा, ऐसे केस में लाइट ट्रेवल हो रही है इन एक्स डायरेक्शन, तो लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ये पॉइंट आपका जीरो का है, ये पॉइंट क्या रहेगा, दिस विल बी ऑफ लैम्डा। लैम्डा यानी क्या है, तो हम लोग बोलते हैं इट इज वेवलेंथ। ये आपको आया है क्लियर, ओके, समझ में आया है? अब मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ कि द लाइट इज ट्रेवलिंग इन एक्स डायरेक्शन, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो क्या है, वाई डायरेक्शन में, ठीक है। मैं यहाँ पे एक अलग कलर यूज कर लेता हूँ। अब ऐसा समझो कि ये जो एक्स डायरेक्शन है, ओके, वो स्क्रीन में से बाहर आ रहा है, ओके। तो स्क्रीन में से अगर बाहर आ रहा है तो मुझे ये क्या दिखेगा, आई कैन सी ओनली वॉट, अ रेड डॉट, ठीक है, यस। तो ये हुआ आपका एक्स डायरेक्शन, यानी ये इस तरह से है, ये स्क्रीन में से बाहर आ रहा है, ओके। आप इसको साइड से देख रहे हो, ऐसे सोचो, okay? अगर आप ये जो एक्स है उसको ये साइड से देखोगे तो आपको एरो बाहर आते हुए दिखेगा, ये आपको आया समझ में, ओके। अब ये जो टिप है एरो की वो बाहर आ रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज योर एक्स डायरेक्शन, ठीक है, यस। तो मैं थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ, डायग्राम में अभी हमें स्पेस लगने वाली है। तो दिस इज योर एक्स डायरेक्शन। अब जो हमारी लाइट है वो पोलराइज्ड है। पोलराइज्ड क्यों है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं दे आर प्रेजेंट ओनली इन वाई डायरेक्शन। ये आपको आ रहा है समझ में, ठीक है, यस। लेकिन सपोज अगर मैं ऐसा बोलता, क्योंकि अभी ये जो डॉट है वो डॉट क्या है, तो दैट डॉट इज व्हाट, इट इज एक्स। तो ये जो एक्स डायरेक्शन है उसको वाई भी परपेंडिकुलर है और जेड भी परपेंडिकुलर है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला है, सिर्फ वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ओके। तो ऐसे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द लाइट इज पोलराइज्ड इन व्हाट, ओके, वाई डायरेक्शन, यानी उसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रेजेंट है। लेकिन अनपोलराइज लाइट में क्या रहता है, ओके, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, इन केस ऑफ अनपोलराइज लाइट, ओके, वाई डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रहेंगे, लेकिन एक्स को जितने भी पॉसिबल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस है वो हर एक डायरेक्शन में क्या रहेंगे, वी आर गोइंग टू से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स प्रेजेंट रहने वाले हैं। ये आपको आ रहा है समझ में? यानी इमेजिन करो, ओके, दिस प्लेन, ओके, इज व्हाट, वाईजेड प्लेन। वाईजेड प्लेन में जितने भी वेक्टर्स है, ओके, ये जो डॉट है वो डॉट क्या है, इट इज एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हो, ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको आप जेड एक्सिस बोल सकते हो, ठीक है। अब मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया है, अब मैं बोल रहा हूँ ये जो डॉट है वो डॉट क्या है, वो एरो आपके तरफ आ रहा है, दैट इज एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ और ये जेड एक्सिस। तो वाई जेड प्लेन में, ओके, ध्यान से सुनना है, जितने भी, ओके, वेक्टर्स लाए होंगे या जितने भी लाइंस लाए होंगे, इट विल बी परपेंडिकुलर टू व्हाट, ओके, एक्स। और वो एक्स क्या है, तो इट इज डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ लाइट। तो अगर ऐसे हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स रहे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अनपोलराइज्ड लाइट। ये आपके दिमाग में गया है, ठीक है। आई होप अभी आपको पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड में फर्क समझ में आया है, ठीक है, यस। मैं आपको थोड़ा और इजीली एक्सप्लेन हो जाए इसलिए मैं एक और कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे जो आपका लाइट है, ओके, वो एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहा है। चाहिए तो मैं एक्स डायरेक्शन ऐसे 3D बनाने की कोशिश करता हूँ, लाइक दिस, इट इज कमिंग, ओके, आउटसाइड द स्क्रीन, यू कैन से, ये जो व्हाइट स्क्रीन है उसमें से बाहर आ रहा है, ये क्लियर है। और जो स्क्रीन है तो उसमें जितने भी वेक्टर्स लाए हो रहे हैं, ओके, वो इसको क्या है, परपेंडिकुलर है। आई होप अभी आपको आया समझ में, दिस इज वॉट अनपोलराइज लाइट। अब ये जो अनपोलराइज लाइट है, इट इज पास थ्रू टू टर्मोलाइन क्रिस्टल्स। अब ये जो दोनों टर्मोलाइन क्रिस्टल्स है इसको इस तरह से कट किया हुआ है, ओके, कि उनका जो रिफ्रैक्टिंग एज है वो उनके एक्सिस को क्या है, ओके, वी आर गोइंग टू से पैरेलल। ये जो आपको बड़ी लाइन दिख रही है क्रिस्टल के अंदर, ओके, वो उसका क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, ऐसा समझ लो, ठीक है। और हम लोग बोल रहे हैं ये जो दोनों क्रिस्टल है, ओके, दोनों के क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस इनिशियली एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, a beam of light from source is allowed to pass through tourmaline crystals. Consider two crystals T1 and T2 which are cut parallel to its crystallographic axis or optic axis and kept with their axes parallel to each other.
A light from the source S is incident on the crystal T1 which acts as slit for the light. Okay, yes. अब इनिशियली हम लोग क्या बोलेंगे, ओके जो पहला वाला क्रिस्टल है, ओके वो क्या करता है, तो जो भी अनपोलराइज लाइट है, ओके तो उसको पोलराइज करने का काम करेगा। इसका मतलब क्या, तो जब अनपोलराइज लाइट इसमें से पास होगी, ठीक है, तो अनपोलराइज लाइट में हम लोग बोलते हैं हर पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या है, ओके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी अनवांटेड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं, ओके वो क्या हो जाते हैं, फिल्टर आउट हो जाते हैं, और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ओके इट विल बी अलाउड टू पास, ओके विच इज पैरेलल टू वॉट, द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। ओके तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं अनपोलराइज लाइट है, और जब ये लाइट यहाँ से बाहर निकलती है, okay, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक ही डायरेक्शन में क्या है, ओके प्रेजेंट है। तो ये जो पहला वाला क्रिस्टल है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, विल कॉल इट एज पोलराइजर। ओके यस। अब ये जो लाइट है, ये लाइट आगे किस में से पास होती है, सेकंड क्रिस्टल। ओके तो यहाँ पे जैसे स्लिट S2 था, यहाँ पे क्रिस्टल T2 है, और ये जो सेकंड क्रिस्टल है इसको हम लोग बोलेंगे एनालाइजर। एनालाइजर के केस में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एनालाइजर का भी जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, ओके वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स जो है, जो डायरेक्शन में वो फ्लक्चुएट हो रहा है, उसको क्या है, वो पैरेलल है। तो हम लोग बोलेंगे लाइट इसमें से एज इट इज क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, और उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। ये आपको आ रहा है समझ में। तो ये हुआ आपका ओके पोलराइजर, एंड दिस इज व्हाट एनालाइजर। ठीक है, ये क्लियर है। अब हमें ये निकालना है कि जो लाइट है उसका नेचर सिमिलर टू ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्जिट्यूडनल वेव है। तो हम लोग सिमिलर टाइप का एक्सपेरिमेंट ओके यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। हम लोग जो सेकेंड वाला जो क्रिस्टल है T2, ओके उसको क्या करते हैं, 90 डिग्री से वी रोटेटेड। ओके अब तो बेसिकली अगर हम लोग बोल रहे हैं दिस इज T1, ओके एंड दिस इज T2, यानी ये क्रिस्टल T1 है एंड दिस इज T2, दिस इज योर पोलराइजर एंड दिस इज एनालाइजर। ओके तो एनालाइजर को क्या कर रहे हैं हम लोग अभी 90 डिग्री से इस तरह से रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है उन्होंने कुछ ऐसा दिया हुआ है, वो एक्चुअली इनकरेक्ट है। ओके आप इसको इस तरह से रोटेट करोगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ओके तो इस तरह से जब आप 90 डिग्री से रोटेट करते हो तो इसका जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, ठीक है, अब वो क्या हो गया है, इसके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को क्या हो गया है, परपेंडिकुलर हो गया है। ठीक है, यस। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाट विल से इज कि जब ये 90 डिग्री में रोटेट किया जाता है, ओके तब जो भी हम लोग बोलेंगे ओके कि लाइट वेव्स यहाँ से पास होने वाले हैं। ओके यानी अब पोलराइजर से अनपोलराइज लाइट ओके पास होके प्लेन पोलराइज लाइट बन रही, लेकिन जब वो ये क्रिस्टल में से जाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स जो है, ओके तो दे आर नॉट पैरेलल टू व्हाट क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, और इसलिए हम लोग बोलेंगे कि यहाँ से कुछ भी लाइट निकलती नहीं है। यानी हम लोग बोलते हैं कि सभी के सभी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ओके बेसिकली क्या हो जाते हैं, हम लोग बोलते हैं तो वो फिल्टर आउट हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स फिल्टर आउट होने का मतलब क्या, तो हम लोग बोलते हैं कि एक तरह से पूरी एनर्जी क्या हो जाती है, फिल्टर हो जाती है। ओके और पूरी एनर्जी जब फिल्टर आउट हो जाती है, ओके तो बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओके कि लाइट एनर्जी क्या हो गई है, तो लाइट एनर्जी पार्शियली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, डिवाइडेड है। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स फिल्टर आउट होते हैं, हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स भी क्या हो जाते हैं, फिल्टर आउट हो जाते हैं। और हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे एक्चुअली आपको क्या मिलेगा, जीरो लाइट या नो इंटेंसिटी का लाइट आपको मिलने वाला है। ओके सो नो इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि लाइट यहाँ पे पास ही नहीं हो रही। तो दिस इज सिमिलर टू वॉट, ओके हम लोग बोलते हैं नेचर ऑफ वॉट, ट्रांसवर्स वेव। जब S2 हम लोगों ने ओके 90 डिग्री पे टिल्ट किया, तो ड्यू टू डैम्पिंग यहाँ पे हमें कुछ भी ट्रांसवर्स वेव मिल नहीं रही थी। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें कोई लाइट वेव नहीं मिली। ओके तो इससे हमको पता चलता है कि लाइट का जो नेचर है वो लॉन्जिट्यूडनल नहीं है, बट इट इज सिमिलर टू वॉट, ट्रांसवर्स वेव। ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने देख लेना है, एक बार खुद से पढ़ लेना है, ठीक है। यस इसके बाद कुछ कंसेप्ट हैं, ओके वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे उन्होंने अनपोलराइज लाइट दिया हुआ है, ओके तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ओके अब एक और कंसेप्ट है विच इज व्हाट, प्लेन पोलराइज लाइट। तो अभी जो प्लेन पोलराइज लाइट का इन्होंने डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, तो आप बोलोगे सर आपने तो प्लेन पोलराइज लाइट कुछ ऐसी बताई थी, ठीक है, यानी ये लाइट ट्रैवल हो रही है और ये क्या है, हम लोग बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है। तो आपने तो ऐसा बताया था कि सर ये प्लेन पोलराइज लाइट है, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल ये भी प्लेन पोलराइज लाइट है, सिर्फ इसमें जो पोलराइज लाइट के जो वेक्टर्स है, ओके वो हम लोग बोल रहे हैं वाई डायरेक्शन में, ठीक है। और जो आपके टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम लिया हुआ है, ओके तो उन्होंने क्या बोला हुआ है, प्लेन पोलराइज लाइट विद वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ओके हम लोगों ने ऐसे कंसिडर किए थे, यहाँ पे जो वेक्टर्स है वो ऐसे हैं, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं अलॉन्ग जेड डायरेक्शन। ओके हम लोगों ने वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग कंसिडर किया था। तो सिर्फ कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। ओके तो जेड डायरेक्शन के लिए उन लोगों ने क्या यूज किया हुआ है, डॉट यूज किया, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे और भी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, डेफिनेशंस हैं। ओके, यस, ये वाला डायग्राम उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, जैसे हम लोगों ने बनाया था, तो इसमें लाइट जो है वो एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही है, और जो वेक्टर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, वो वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, लेकिन हम लोग बोलेंगे कि लाइट कंटेनिंग चेंजिंग इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ओनली इन वन प्लेन, और यू कैन से ये जो वेक्टर्स है दीज आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द पेपर और द प्लेन ऑफ द स्क्रीन। और पिछला वाला जो डायग्राम है, ओके, उसमें जितने भी वेक्टर्स थे, वो वेक्टर्स कैसे लाए हो रहे थे, दे वो परपेंडिकुलर। ओके, तो ये डायग्राम में वेक्टर्स ऐसे थे, और जो अगला वाला डायग्राम है उसमें वेक्टर्स ऐसे हैं। आई होप आपको आया समझ में। ठीक है, यस। नाउ अभी इसमें जो और दो कंसेप्ट है, दैट इज व्हाट, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ओके, तो आपको पहली बात तो ये ध्यान में रखना है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन यानी क्या। तो हम लोग बोलते हैं कि पोलराइज लाइट के जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है, जो प्लेन में वो लाए होते हैं। अब देखो, पोलराइज लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स क्या होने वाले हैं, फ्लक्चुएट होने वाले। जब वो फ्लक्चुएट होते हैं, ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि बेसिकली क्या हो रहा है, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, अगेन जीरो टू नेगेटिव मैक्सिमम, नेगेटिव मैक्सिमम से जीरो। तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, ओके, जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लक्चुएट होते हैं, वही हम लोग क्या बोलते हैं, वो डायरेक्शन के अलोंग अगर हम लोग प्लेन कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, और वो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को अगर मैं एक परपेंडिकुलर प्लेन बनाता हूँ, ओके, जैसे हम लोग बोल रहे हैं दिस इज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ओके, तो ये जो परपेंडिकुलर प्लेन है, ओके, दिस परपेंडिकुलर प्लेन विल बी कॉल्ड एज व्हाट, इट विल बी कॉल्ड एज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं, द प्लेन इन विच द वाइब्रेशंस ऑफ पोलराइज्ड लाइट टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो हमारे ये डायग्राम में इट इज गोइंग टू बी ए बी सी डी। ओके, एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होने वाला है, सो इट इज गोइंग टू बी अ परपेंडिकुलर प्लेन विच इज ई एफ जी एच। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, दैट इज व्हाट, ब्रूस्टर्स लॉ। ओके, यस, तो जो ब्रूस्टर्स लॉ है वो सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपके थ्योरी क्वेश्चंस जैसे भी आ सकते हैं। ओके, यानी इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो आइडेंटिफाई करो। ओके, या फिर ओके इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ओके, सो बेसिकली ब्रूस्टर्स लॉ क्या है वो देख लेते हैं। इन 1808 मैलस डिस्कवर्ड द फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। ठीक है, अभी जो हम लोग देख रहे थे उसमें जो लाइट थी वो हम लोग क्या कर रहे थे, पास कर रहे थे। ओके, क्रिस्टल में से पास कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे मैलस जो है तो उसने क्या डिस्कवर किया, द फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। अब ये कैसे है तो वो हम लोग देखते हैं। व्हेन अ बीम ऑफ अ अनपोलराइज्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट is incident on a plain glass plate, okay, part of the light is reflected while the rest is transmitted. इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ व्हाट, पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, the reflected light is partially polarized at a certain angle of incidence, the reflected ray of light gets completely plane polarized। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यस। अब इन एडिशन टू दिस एक्सपेरिमेंट हम लोग क्या बोलेंगे, अभी ये एक्सपेरिमेंट 1808 में परफॉर्म किया था। ओके, एंड दिस वाज, जो ये फिनोमेना है ऑफ पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, इट वाज डिस्कवर्ड बाय मैलस। ओके, तो हम लोग बोलेंगे इन 1892, ओके, Sir David Brewster performed series of experiments on polarization of light by reflection. Okay, and he discovered that when the light is incident on a transparent medium at polarizing angle, the reflected light is completely plane polarized in the plane of incidence. Okay, and the reflected and the refracted rays are separated by angle of 90 degree from each other. Okay, इन्हें इसमें एक एडिशनल ओके डिस्कवरी ऐसी थी कि एट अ सर्टेन एंगल, जिसको हम लोग पोलराइजिंग एंगल बोलते हैं, ओके, जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो कंप्लीटली क्या हो जाती है, प्लेन पोलराइज्ड हो जाती है। ओके, लेकिन ऐसे केस में एक और ऑब्जर्वेशन ऐसा था, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे पार्शियल रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन हो रहा है। ओके, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और रिफ्रैक्टेड लाइट है, इसके बीच में क्या है, हम लोग बोल रहे हैं ओके, देयर इज एन एंगल ऑफ व्हाट, 90 डिग्री। ओके, तो इसको अभी आगे डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखेंगे, तो हम लोग बोल रहे हैं लेट अस से कि लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, दिस इज योर अनपोलराइज्ड लाइट। ओके, अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो कौन से एंगल पे इंसिडेंट है, पोलराइजिंग एंगल पे। ठीक है, और जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो हम लोग बोलते हैं बाय लॉ ऑफ ओके रिफ्लेक्शन, आई इज इक्वल टू वॉट, आर, तो आर का भी वैल्यू क्या होने वाला है, आईपी। इसलिए ये डायग्राम में हम लोगों ने यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, आईपी दिखा दिया है। ओके, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, आई होप अभी ये ठीक है। तो बेसिकली दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। ओके, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है विच इज ऑल्सो वॉट, पोलराइजिंग एंगल आईपी, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या है, इट इज आईपी। ये क्लियर है आप लोगों को। तो ऐसे केस में ब्रूस्टर का डिस्कवरी क्या था, ओके, अब जो लाइट इंसिडेंट है तो वो पोलराइजिंग एंगल पे इंसिडेंट है, यानी जब वो रिफ्लेक्ट होगी, ओके, तो इट विल बी कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड।
लेकिन ब्रूस्टर ने एक एडिशनल क्या डिस्कवरी की यहाँ पे, कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड ओके लाइट रहेगी और जो रिफ्रैक्टेड लाइट रहेगी उसमें एंगल कितना रहने वाला है, 90 डिग्री। तो ऐसे केस में अगर आप ज्योमेट्री लगाते हो तो आप ये प्रूव कर सकते हो कि जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आरपी दैट इज इक्वल टू वॉट, 90 माइनस आईपी। अब ये कैसे प्रूव करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। हम लोग बोलेंगे कि ये वाला जो है ये आपका इंसिडेंट एंगल है आईपी, रिफ्लेक्टेड एंगल का भी वैल्यू क्या रहेगा आईपी। तो ये वाला जो एंगल है आर पी, एंड लेटर से ये पॉइंट को वाई बोल देता हूं मैं, एंगल आर पी वाई वो क्या हो जाएगा 90 माइनस आई पी। अब ये अगर 90 माइनस आई पी है तो हम लोग बोलते हैं आर पी एस कितना है, इट इज 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर। तो आर पी एस अगर 90 है तो मैं बोलूंगा वाई पी एस, यानी ये वाला जो पॉइंट है इसको वाई बोला है हमने, तो वाई पी एस कितना होगा। तो इफ दिस एंगल इज 90 माइनस आई पी, तो ये वाला जो एंगल है वाई पी एस इट विल बी वॉट आई पी। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ओके यू कैन सी दिस एंगल इज वॉट, ओके दिस इज 90, उसमें ये आरपी है और ये क्या है आईपी है। तो विल से आईपी प्लस आरपी इज वॉट 90 डिग्री, हेंस वी कैन से आरपी इज इक्वल टू वॉट 90 माइनस आईपी। ये आप ज्योमेट्रिकली प्रूव कर सकते हो, बहुत सिंपल है। अब फ्रॉम स्नेल्स लॉ व्हाट वी से इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज व्हाट साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। लेकिन यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि आई का वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू आई पी, एंड आर का वैल्यू क्या है तो हम लोग बोलेंगे इट विल बी इक्वल टू आर पी। ओके यस, बेसिकली आईपी क्या है तो पोलराइजिंग एंगल है, ठीक है, या वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो क्या हो रही है, कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड हो रही है, ठीक है। तो एनीवे आरपी का वैल्यू क्या आ रहा है 90 माइनस आईपी, सो कैन वी से okay mu which is equal to sine of ip upon sine of 90 minus ip, it can be written as sin ip upon cos ip। okay sin 90 minus ip को क्या लिखा है हम लोगों ने cos ip, okay by the formula। तो sin ip upon cos ip क्या हो जाएगा, this will become tan ip। और यही आपका क्या है ब्रूस्टर लॉ है। okay the tangent of the polarizing angle okay is equal to what, the refractive index of the refracting medium okay at which the partial reflection takes place। okay हम लोग बोलते हैं कि म्यू इक्वल टू टैन ऑफ आईपी, ये आपका क्या है, दिस इज योर ब्रूस्टर्स लॉ। ओके, इसमें आप ऐसे भी बोल सकते हैं आईपी इज इक्वल टू व्हाट टैन इनवर्स ऑफ म्यू, ठीक है, ये क्लियर है। ओके इसके बाद ओके फ्रॉम ब्रूस्टर लॉ इट फॉलोज दैट द पोलराइजिंग एंगल डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ एंड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, हम लोग बोलेंगे आईपी क्या है, तो विल से आईपी हमें मिला इट इज इक्वल टू व्हाट टैन इनवर्स ऑफ म्यू। ओके, और ये जो हम लोगों ने लाइट कंसीडर की वो मोनोक्रोमेटिक लाइट कंसीडर की। हम लोग बोलते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ओके फॉर डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन द विजिबल स्पेक्ट्रम वो क्या है, इट इज डिफरेंट। तो वो लॉजिक से हम लोग बोलेंगे हर एक कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम क्या रहने वाला है, ओके इट विल कीप ऑन चेंजिंग। तो बहुत ज्यादा चेंज तो नहीं होता लेकिन कुछ वैल्यू चेंज होती है। ओके तो हम लोग बोलते हैं उसके लिए आईपी का भी वैल्यू क्या होगा, साइमल्टेनियसली चेंज होगा। ये क्लियर है आप लोगों को। जो अगला कंसेप्ट है दैट इज पोलराइड। Now, it is a large sheet of synthetic material, okay, packed with tiny crystals of dichroic substance, okay, oriented parallel to one another so that it transmits light only in one direction of the electric vector. Okay, अब dichroic substance है ना क्या, बेसिकली हम लोग बोलते हैं जब उसमें से लाइट पास होती है तो लाइट जो है वो दो अलग अलग ओके पाथ में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज डाइक्रोइक, ठीक है। और जब वो लाइट डिवाइड होती है दो रेज में, तो एक जो रेज होती है दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी रेज, और एक जो होती है दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज, ठीक है। यस, तो बेसिकली ऑर्डिनरी रेज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज क्या है ये समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग बोल रहे हैं अनपोलराइज लाइट क्या हो रहा है, पास हो रहा है। और ये जो अनपोलराइज लाइट है ये किसमें से पास हो रहा है, तो डाइक्रोइक क्रिस्टल से पास हो रहा है। तो हम लोग बोलते हैं ऐसे केस में ये जो अनपोलराइज लाइट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ओके, पहला वाला जो हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन है ओके दैट इज शोन बाय व्हाट, या जो पहला वाला जो पार्ट है दैट इज शोन बाय द ऑर्डिनरी रे, और जो दूसरा वाला है दैट इज शोन बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। ऑर्डिनरी रे यानी क्या है, तो इट इज दैट पार्ट ऑफ लाइट ओके दैट गोज अनडिविएटेड। ओके, यानी वो डाइक्रोइक क्रिस्टल से पास तो हो रहा है लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जो है तो हम लोग बोलते हैं इट अंडरगोज व्हाट, रिफ्रैक्शन। ये आपको आ रहा है समझ में, ठीक है। अच्छा, इसमें ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, जब डाइक्रोइज्म फिनोमेना होता है ओके तो उसमें जो ओरिजिनल लाइट है अनपोलराइज लाइट वो दो पार्ट में डिवाइड तो होती है, लेकिन साथ में हम लोग बोलते हैं ओके इट ऑल्सो गेट्स व्हाट, पोलराइज्ड। ओके, तो अगर आप देखोगे ये जो दोनों जो लाइट रेज बाहर आ रही है या जो दोनों लाइट बाहर आ रही है हम लोग बोलेंगे ओके दोनों पोलराइज्ड लाइट है, लेकिन सिर्फ दोनों का जो हम लोग बोलेंगे ओके प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वो क्या है, अलग अलग है। यानी यहाँ पे मैं बोलूंगा कि जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है वो मैं डॉट से दिखा रहा हूँ। डॉट यानी क्या होगा, तो बेसिकली मैं बोलूंगा इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वाइट स्क्रीन। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है
तो वो इस तरह से पोलराइज्ड हुई है कि उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है, ओके, दे आर व्हाट, दे आर इन द प्लेन, ओके, यू कैन से इन द प्लेन ऑफ व्हाट, तो व्हाइट स्क्रीन। ये आपको आ रहा है समझ में? ये हम लोगों ने पिछले डायग्राम्स में भी देखा था, अगर ये टेक्स्ट बुक के दो डायग्राम आपको याद होंगे, okay? तो ये वाला एक केस था पोलराइजेशन का, और ये एक दूसरा केस था, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया है, ओके। यस, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द फिनोमेना ऑफ डाइक्रोइज्म, ठीक है। अब टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन दी हुई है, ओके, वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, तो फिलहाल बस जो डाइक्रोइज्म है उसका ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना, ओके। टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। द प्रॉपर्टी बाय विच सम डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, ओके, डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल यानी क्या, तो जो लाइट को दो पार्ट में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, यानी डाइक्रोइक क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं, एब्जॉर्ब द ऑर्डिनरी रेज कंप्लीटली एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज whose direction is parallel to the optical axis while passing through the crystal is called as dichroism। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, फिलहाल बस इतना ध्यान में रखो, डाइक्रोइज्म फिनोमेना में क्या होता है, अनपोलराइज्ड लाइट पहले तो क्या होती है, दो पार्ट में डिवाइड होती है, और वो जो दोनों पार्ट है, ओके, उसमें एक ऑर्डिनरी होती है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, दोनों क्या होते हैं, पोलराइज होते हैं। ये क्लियर है? और हम लोग एक और बात बोलते हैं कि डाइक्रोइज्म का एक और डेफिनेशन है, हम लोग बोलते हैं कि इट इज दैट प्रॉपर्टी बाय विच, ओके, हम लोग बोलते हैं कि कुछ टाइप की जो लाइट है वो ज्यादा पोलराइज होगी, और कुछ टाइप की जो लाइट है वो कम पोलराइज होगी, ठीक है। ये ना, तो आई होप आपको डाइक्रोइज्म का कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, द क्रिस्टल्स दैट पोसेस डाइक्रोइज्म प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डाइक्रोइक क्रिस्टल। एग्जांपल टर्मोलाइन क्रिस्टल, तो हम लोगों ने देखा है जो टर्मोलाइन क्रिस्टल है, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज व्हाट, पोलराइजर, ओके। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, ओके, फॉर दिस द क्रिस्टल शुड बी ऑफ प्रॉपर, ओके, यहाँ पे दिया हुआ है कि उसका जो थिकनेस है वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ओके। अगर उसको डाइक्रोइज्म या फिर जो पोलराइजेशन है, ओके, का प्रॉपर्टी अगर एग्जिबिट करना है, सो इट शुड बी ऑफ प्रॉपर थिकनेस, ओके। द फिनोमिना ऑफ सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट, पोलराइड, ओके। अब सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन इन्हें क्या है, तो हम लोग जैसे बोलते हैं डाइक्रोइज्म का एक और कंसेप्ट है, ओके, हम लोग बोलते हैं डाइक्रोइज्म में अगर दो अलग अलग रेस हैं, ओके, तो एक पर्टिकुलर रेस जो है हम लोग बोलते हैं वो ज्यादा पोलराइज होगी या कंप्लीटली पोलराइज होगी, और एक जो पर्टिकुलर रे है तो हम लोग बोलते हैं वो पार्शियली पोलराइज होगी, या हम लोग बोलेंगे वो पूरी तरह क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, ओके। अब पोलराइड क्या है तो उसका कंसेप्ट देख लेते हैं, तो हम लोग बोलेंगे इन 1852 डब्ल्यू एच हेराबाथ डिस्कवर्ड अ सिंथेटिक मटेरियल आइडोसल्फेट ऑफ क्यूनाइन नोन एज हेरापेथाइट, ओके, ये ध्यान में रखना है, ये जो नेम्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडोसल्फेट ऑफ क्यूनाइन नोन एज हेरापेथाइट। Though it shows strong dichroism, these crystals are not stable and are affected by slight strain। यानी अगर उसके ऊपर थोड़ा भी लोड आया, ओके, यस, उसके dimensions क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, या डायमेंशंस क्या हो जाते हैं, उसके चेंज हो जाते हैं, ओके। Hence they were not of much use। In 1934 E.H. Lamb developed a polarizer known as Polaroid, okay, yes। For this he arranged herapathite crystals side by side such that the optical axis of each of them, okay, were parallel to each other so that they acted as a single crystal of large dimension। अब बेसिकली क्या किया यहाँ पे, तो जो हेरापेथाइट के छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं, ओके, तो उनको इस तरह से अरेंज किया कि हम लोग बोलेंगे जितने भी छोटे क्रिस्टल्स हैं इनके सबके ऑप्टिकल एक्सिस एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है, और उसको फिर हम लोगों ने क्या किया, ओके, एक सिंथेटिक मटेरियल में पैक कर दिया, ओके, यस, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके, यस। सो ये जो आपका है रिप्रेजेंटेशन, अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज व्हाट, दिस इज ऑफ पोलराइड, ओके। जब अनपोलराइज लाइट इसमें से पास होता है, ओके, तो जो पहला वाला पोलराइड है P1, इट विल एक्ट एज पोलराइजर, ओके। तो अनपोलराइज लाइट किसमें कन्वर्ट होता है, प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। और ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है ये P2 में से जब पास होती है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स का डायरेक्शन और इसके जो ऑप्टिकल एक्सिस की जो डायरेक्शन है वो क्या है, पैरेलल है, ओके। जब वो इसमें से पास होगा तो आपको दिखेगा कि जो डायरेक्शन है, ओके, वो डायरेक्शन क्या रहता है, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ये जैसे हम लोगों ने दो टर्मोलाइन क्रिस्टल का एक्सपेरिमेंट देखा था वैसा ही है, ठीक है, यस। और सेकंड केस में आप क्या देखोगे, ओके, कि जो अनपोलराइज लाइट जब हम लोग पोलराइजर में से पास कर रहे हैं, अगेन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्लेन पोलराइज लाइट, लेकिन अभी जो पोलराइड है हम लोगों ने क्या किया, उसको 90 डिग्री से रोटेट किया। 90 डिग्री से रोटेट करने की वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, यहाँ से अभी कुछ भी लाइट पास नहीं हो रही, ठीक है, यस। ये जो डायग्राम है उसमें उन्होंने ये जो लाइंस दिखाया ऐसे, ओके, ये वर्टिकल नहीं होने चाहिए थे, ये हॉरिजॉन्टल होने चाहिए, तो ये डायग्राम में आपके क्या है, एरर है, ठीक है, यस, आपको आ रहा है समझ में, ओके। यहाँ पे जो ये वर्टिकल लाइंस है तो वो वर्टिकल की जगह पे क्या होने चाहिए थे, इट शुड बी हॉरिजॉन्टल, ओके, यस, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो
तो ये क्रिस्टल को क्या किया हुआ उन्होंने 90 डिग्री से उसको फ्लिप किया या रोटेट किया। अब ये सिमिलर कंसेप्ट हो गया कि हम लोग बोलते हैं कि दिस इज वर्किंग एज व्हाट एनालाइजर। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन है वो अभी क्या हो गया, तो हम लोग बोलेंगे इट इज परपेंडिकुलर टू व्हाट द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ पोलराइड। ओके, या जितने भी उसके अंदर के छोटे छोटे क्रिस्टल्स है सबके जो ऑप्टिकल एक्सिस है वो हम लोग बोलेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के डायरेक्शन को क्या है, परपेंडिकुलर है। इसलिए इसमें से कुछ भी लाइट क्या होगी, पास नहीं होगी। ठीक है, यह भी एक एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या बोला हुआ है कि आप जब इसको 0 से 90 पे करते हो, ओके, तो जब वो 0 डिग्री पे था तो दोनों पैरेलल थे। ओके, ऐसे समझ लो ये जो पहला वाला है, ओके, दिस इज व्हाट पोलराइजर, और ये क्या है, एनालाइजर। अब एनालाइजर को हम लोगों ने 0 से 90 पे मूव किया तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हो गई, 0। फिर वापस जब 90 से 180 मूव किया, ओके, तो हम लोग बोलते हैं वापस जो लाइट का इंटेंसिटी रहता है, ओके, वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, वही आपको ये एक्सपेरिमेंट में दिया है, ये आप लोगों ने खुद से पढ़ लेना है। ठीक है, यस। उसके बाद फिर हम लोग बोलते हैं कि यूजेस ऑफ पोलराइड दिया है। ओके, यस। तो पोलराइड के यूजेस क्या, इट इज यूज्ड इन मोटर कार हेडलाइट्स टू रिमूव ओके हेडलाइट लेयर इन 3 डायमेंशनल मूवी कैमरास, ओके, टू प्रोड्यूस एंड एनालाइज पोलराइज्ड लाइट। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज फिल्टर इन फोटोग्राफिक कैमरास। ओके, यस। हम लोग बोलते हैं सन ग्लासेस में भी ओके पोलराइड के ओके जो थिन लेयर्स होते हैं उसको यूज किया जाता है। ओके, और कार के जो विंडो शील्ड होते हैं उसमें भी हम लोग बोलते हैं कि पोलराइड के जो क्लासेस है वो यूज किए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे उसके एप्लीकेशंस हैं। ओके, इन विंडो ऑफ एरोप्लेन्स टू कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट, इन पोलराइजिंग सनग्लासेस, ये तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। दे आर ऑल्सो यूज टू इम्प्रूव द कलर कॉन्ट्रास्ट इन ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स। ओके, इन्हें जो गैलरीज रहते हैं, ओके, तो उसके अंदर हम लोग बोलते हैं कि जो पेंटिंग्स रहते हैं उसको जो फ्रेम और उसके ऊपर जो ग्लास रहता है तो वो पोलराइज ग्लास यूज किया जाता है, ताकि वो एक पर्टिकुलर जो पेंटिंग रहेगी वो थोड़ी और अच्छी या खिल के दिखे। समझ में आ रहा है आपको? ओके, यस। तो उसके अंदर का जो कॉन्ट्रास्ट है वो इंप्रूव होता है। और वी से दे आर ऑल्सो यूज इन कैलकुलेटर्स, वॉचेस, ओके, मॉनिटर्स ऑफ लैपटॉप्स। ये आप लोगों ने रीड कर लेना है। ओके, इसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन आया तो आएगा, तो मोस्टली नहीं आएगा। उसके बाद हम लोग बोलते हैं जो इसका लास्ट पार्ट है टॉपिक का, दैट इज व्हाट डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। तो जैसे हम लोग बोलते हैं देयर इज डॉपलर इफेक्ट इन साउंड, ओके, सिमिलरली देयर इज ऑल्सो डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। ओके, वी हैव सीन डॉपलर इफेक्ट इन साउंड is asymmetric. Okay, the frequency changes depends on whether the source is moving or the observer is moving, even if the relative velocity is same. Okay, the Doppler effect occurs in light also. Okay, अभी जैसे Doppler effect में हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, okay, apparent frequency का। तो apparent frequency का फॉर्मूला क्या था, Na is equal to n into bracket v plus minus v naught upon v minus plus vs। ठीक है, अब इसमें हम लोग बोलते हैं कि जो apparent change in frequency है, ओके, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट। तो सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, ओके, और सोर्स स्टेशनरी है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na विल बी इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट v प्लस वी नॉट अपॉन सिंपली v। ये आपको आ रहा है समझ में? और अगर मैं बोल रहा हूँ सोर्स मूव हो रहा है ऑब्जर्वर के तरफ, तो हम लोग बोलेंगे दिस विल बिकम Na इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट v अपॉन v माइनस वी एस। ये आपको आ रहा है समझ में? तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो फॉर्मूला है वो असिमेट्रिक है। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक तो आइदर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है सोर्स की तरफ, ओके, तो जब वो उसके तरफ मूव कर रहा है, लेट अस से ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या है, 20 मीटर पर सेकंड है, तो ऐसे केस में ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, और अगर सोर्स मूव कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे ये फॉर्मूला ओके यहाँ पे यूज होगा। तो दोनों केसेस में जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी उसकी वैल्यू थोड़ी बहुत मेरे को क्या मिलेगी, अलग मिलेगी। इसलिए हम लोग बोलते हैं ये जो फॉर्मूला है डॉपलर इफेक्ट का फॉर साउंड, ये जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साउंड के लिए डिस्कस कर रहे हैं, इट इज व्हाट असिमेट्रिक। ओके, जब हम लोग डॉपलर इफेक्ट इन लाइट डिस्कस करेंगे, ओके, सो व्हाट विल से इज द डॉपलर इफेक्ट ऑकर्स इन लाइट आल्सो। ओके, हाउएवर द डॉपलर इफेक्ट इन लाइट इज व्हाट सिमेट्रिक, दैट इज इट डिपेंड्स ओनली ऑन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टू, यानी वो दोनों में से कौन मूव हो रहा है उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है। ओके, द डिफरेंस occurs because the sound requires a material medium and the speed of the source and the observer are measured relative to the medium. ठीक है, light does not require a medium for any propagation, okay, for propagation, and the speed of light is same for any observer whether the observer and or source is moving। ठीक है, ये आपको आ रहा है समझ में? तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट का स्पीड पहले तो क्या है, बहुत ज्यादा है। ओके, तो ऑब्जर्वर अगर मूव भी कर रहा है तो एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ द लाइट, ओके, ऑब्जर्वर का स्पीड क्या रहने वाला है, ओके, बहुत निग्लिजिबल रहेगा। ठीक है, यस। तो मैटर नहीं करता है कि सोर्स मूव हो रहा है या ऑब्जर्वर मूव हो रहा है। ओके, ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं द फॉर्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट obtained by using the theory of relativity is, okay, this is
न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू ब्रैकेट ओके 1 प्लस माइनस वी आर अपॉन सी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी आर अपॉन सी द होल स्क्वायर। तो आपको बस ये बात ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो वी आर है ओके तो हम लोग क्या बोलते हैं, वी आर इज द रेडियल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द सोर्स रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। या इसको बेसिकली आप इतना भी ध्यान में रख सकते हैं ओके जो वी आर है दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। और जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि वी आर का जो वैल्यू है, तो इन्होंने एक केस लिया हुआ है व्हेन वी आर इज वेरी मच लेस देन सी, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वी आर का वैल्यू अगर हम लोग बोलेंगे कुछ 1000 किलोमीटर पर सेकेंड में भी रहा ओके एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो भी हम लोग बोलेंगे वी आर का वैल्यू इज वेरी मच लेस देन वॉट सी ओके। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी रहने वाला है ओके यस जो लाइट ट्रैवल कर रही है ओके टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो उसके लिए जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी रहेगा वो क्या रहेगा, इट विल बी न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू ब्रैकेट 1 प्लस माइनस वी आर अपॉन सी। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू इंटू ब्रैकेट 1 प्लस माइनस वी आर अपॉन सी। अब आप बोलोगे सर ये जो डिनोमीटर का टर्म है तो वो कहाँ पे गया, तो हम लोग बोलेंगे वी आर अपॉन सी का वैल्यू क्या, इट इज वेरी लेस देन 1, यानी हम लोग बोलेंगे इट विल बी 0.000 समथिंग। तो हम लोग बोलेंगे 1 माइनस दैट वैल्यू विल बी अप्रोक्सीमेटली वॉट 1 एंड अंडर रूट ऑफ 1 क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी 1 ओनली ओके। तो इसको अगर हम लोगों ने ओके सिर्फ इतना ही कंसिडर किया और इसको आगे सॉल्व किया तो आपको क्या मिलेगा, न्यू डैश इज इक्वल टू, ये अभी ब्रैकेट ओपन करते हैं, दिस विल बी न्यू इंटू 1 दैट इज न्यू प्लस माइनस न्यू इंटू वी आर अपॉन सी। ठीक है, अब इसमें ये जो न्यू है वो इधर आके क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। हम लोग बोलेंगे न्यू डैश माइनस न्यू, उसको मैं बोल देता हूँ न्यू डैश माइनस न्यू जो है दैट विल बिकम वॉट डेल्टा न्यू विल बी इक्वल टू प्लस माइनस न्यू इंटू वी आर अपॉन सी। तो इससे अपने को एक फॉर्मूला मिलता है डेल्टा न्यू अपॉन न्यू इज इक्वल टू वॉट प्लस माइनस वी आर अपॉन सी। ये क्लियर है, तो ये आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। दिस फॉर्मूला फर्दर लीड्स टू अ फॉर्मूला विच इज डेल्टा न्यू अपॉन न्यू इज इक्वल टू वी आर अपॉन सी एंड डेल्टा न्यू अपॉन न्यू इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा। तो हम लोग एक फॉर्मूला जो है सी इक्वल टू वॉट एन इंटू लैम्डा या न्यू इंटू लैम्डा, उससे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि अगर डेल्टा न्यू अपॉन न्यू निकालेंगे ओके तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा। सिर्फ एक बात है कि अगर डेल्टा न्यू पॉजिटिव है तो डेल्टा लैम्डा क्या होगा, इट विल बी नेगेटिव। ये क्लियर है आप लोगों को, यानी हम लोग बोलते हैं अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रहा है, तो अपेरेंट वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा ओके। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं। आई होप अभी आपको ये क्लियर है, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज व्हाट रेड एंड ब्लू शिफ्ट ओके। तो हम लोग बोलते हैं ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट इन लाइट अ वेवलेंथ इन द मिडल ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स रेड when the source and the observer move away from each other and towards blue if they approach each other। अब इसका लॉजिक क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बेसिकली हमारा ये फॉर्मूला है ओके ये जो हम लोगों ने पिछले कंसेप्ट में देखा था, डेल्टा न्यू अपॉन न्यू इज इक्वल टू वॉट डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा विच इज इक्वल टू वी आर अपॉन सी। बेस्ड ऑन दिस वैल्यू वी आर अपॉन सी हम लोग डेल्टा न्यू अपॉन न्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं और डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है, अगर डेल्टा न्यू इंक्रीज हो रहा है ओके या फिर हम लोग ऐसे बोलेंगे इफ इट इज पॉजिटिव तो डेल्टा लैम्डा जो रहेगा ओके यस हम लोग बोलेंगे इट विल बी वॉट नेगेटिव। अब इसका मतलब क्या है, तो अगर हम लोग विप क्योर कंसिडर करते हैं ओके तो हम लोग बोलते हैं कि जो हमारी आंखें हैं वो वॉयलेट और इंडिगो कलर के लाइट के लिए कम सेंसिटिव, तो हम लोग बेसिकली ब्लू से स्टार्ट करते हैं ओके ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड। तो अभी जो एक्सट्रीम कलर्स होने वाले हैं वो क्या रहेगा, इट विल बी ब्लू एंड रेड, और जो बीच में या फिर हम लोग बोलेंगे जो मीन कलर रहेगा दैट विल बी वॉट येलो। ठीक है, अब ऐसा एज्यूम करते हैं कि द सोर्स एंड ऑब्जर्वर ओके, तो पहला केस में ऐसा बोलूंगा दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर में हम लोग बोलेंगे तीन केसेस आते हैं कि हम लोग बोल रहे हैं ऑब्जर्वर स्टेशनरी है एंड सोर्स उससे दूर जा रहा है, या फिर सोर्स स्टेशनरी है एंड ऑब्जर्वर उससे दूर जा रहा है, या दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं ओके। ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे यस कौन सा भी तीनों में से कौन सा भी केस हो ओके हम लोग उसको एज वन केस ही कंसिडर करेंगे दैट द सोर्स एंड ऑब्जर्वर दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। अब जब ऐसा होता है तो हम लोग बोलेंगे जो डेल्टा न्यू का वैल्यू होगा यानी जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी ओके
तो वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब क्या, तो हम लोग बोलेंगे डेल्टा न्यू विल बी वॉट, इट विल बी नेगेटिव। और ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे ओके, जो आपका डेल्टा लैम्बडा रहेगा, ओके, डेल्टा लैम्बडा क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। यानी जो मीन कलर है, ओके, तो उसका जो अपरेंट वेवलेंथ आपको करोगे, अपरेंट वेवलेंथ, उसका वैल्यू क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि अगर उसका वैल्यू ज्यादा हुआ, ओके, तो हम लोग बोलेंगे इट हैज शिफ्टेड टूवर्ड्स वॉट, तो नियर द वैल्यू ऑफ द रेड कलर वेवलेंथ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज रेड शिफ्ट। ठीक है। और अगर हम लोग बोलते हैं कि इसका अपोजिट केस लिया, इफ दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, डेल्टा न्यू आपका क्या रहेगा, डेल्टा न्यू विल बी पॉजिटिव, डेल्टा लैम्बडा वहां पे क्या रहेगा, नेगेटिव। यानी वहां पे वेवलेंथ क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो जो हम लोग बोलेंगे मीन कलर की जो वेवलेंथ रहेगी, अपरेंट वेवलेंथ जो हम लोग मेजर करेंगे, ओके, यस, दैट विल बी व्हाट, लेस। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स व्हाट, ओके, सो इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द ब्लू कलर। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोग, तो वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो क्या है, मिनिमम है, और रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो अगर मैं वॉयलेट को नहीं कंसीडर करके ब्लू कंसीडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो आपको ध्यान में रखना है, मिनिमम है, और रेड कलर की जो है वो क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, ये क्लियर है। तो आपके टेक्स्ट बुक में भी वही दिया हुआ है। A wavelength in the middle of the visible spectrum will be shifted towards red when the source and the observer move away from the each other. इसको हम लोग बोलते हैं red shift. And towards blue if they approach each other. Okay? तो if they approach towards each other, ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे आपको क्या मिलेगा, you will get blue shift. ये क्लियर है? ओके, यस। तो आई होप आपको रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट, ओके, इसका कंसेप्ट समझा है। ठीक है, यस। जो हम लोगों ने व्हाइट स्क्रीन पे लिखा था वही ये पैराग्राफ में दिया है, वो आप लोगों ने रीड कर लेना है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, तो हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट। ओके, तो डॉपलर इफेक्ट के जो एप्लीकेशन है वो आप लोगों ने रीड कर लेना है, काफ़ी ईजी है। ओके, सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने इतना ही ध्यान में रखना है कि जो इसमें पहला एप्लीकेशन है वो दिया हुआ है, द डॉपलर इफेक्ट इन लाइट इज यूज टू मेजर, ओके, द रोटेशन स्पीड ऑफ द सन। यानी सन जो रोटेट करता है तो उसकी स्पीड क्या है, ओके, और ये वैल्यू ध्यान में रखनी है, द रोटेशनल स्पीड इज नियरली 2 किलोमीटर पर सेकेंड। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, हम लोग बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट इन लाइट इज ऑल्सो यूज इन मेजरमेंट ऑफ प्लाज्मा टेम्परेचर। यानी हम लोग जो बोलते हैं, जो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उसमें जो प्लाज्मा रहता है, प्लाज्मा स्टेट, उसका टेम्परेचर कितना है वो मेजर करने के लिए हम लोग डॉपलर इफेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, ये एक बार आप अच्छे से रीड कर लो, काफी सिंपल है। ओके, अगर आपको कुछ डाउट रहा, ओके, तो आप क्या कर सकते हो, ग्रुप पे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं। ओके।